हेलो एंड वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप कुमार आज मैं फिर से आपसे चर्चा करने वाला हूं एडजेक्टिव्स चैप्टर से ही रिलेटेड। अगर आपको कॉमन एरर्स के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्या आप अप्रोच अपनाओगे और किस तरह से जो कि हम लोग क्वेश्चन को टेकल करेंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग कॉमन एरर्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज देखना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका देखिए डायरेक्शंस में क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस आएंगे उनमें से क्या करना, आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर का मतलब क्या हुआ, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्शंस जो क्रैप्ट इन हुए हैं उसको आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। ठीक है, इफ एनी देयर इज नो एरर द आंसर इज ई। आपको क्या करना होगा, जिस तरह से देखो इस पार्ट को क्या माना गया, आपको फर्स्ट पार्ट माना गया, ठीक है। और इसके बाद देख लो यहां पर देखो इतना सा पार्ट आपका ए है, इसके बाद बी है, सी है, डी है। और अगर इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो आपको कौन सा पार्ट टिक आउट करना है, ई वाला पार्ट टिक आउट करना है। एंड पहले से ही मैं आप सबको बता चुका हूं कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस what you need to do, first you need to comprehend the meaning of the sentence, thereafter you would take any decisions from your knowledge part। तो देखते हैं सेंटेंस के मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है, he wanted certain boy to make entry into the principal chamber। मतलब क्या हुआ, he want certain boy। तो इस सेंटेंस में देखो किसका प्रयोग कर लिया गया है, certain का प्रयोग कर लिया गया है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब मैं आपसे कंसेप्चुअली इन बिंदुओं पर डिस्कस कर रहा था तो मैंने क्या कहा था कि certain का प्रयोग जब कभी भी सेंटेंस में होगा, सर्टेन का प्रयोग जब कभी भी सेंटेंस में होगा, अगर सर्टेन अकेला है तो बगल वाला नाउन क्या होगा, बगल वाला नाउन आपका प्लूरल नंबर में होगा। ठीक है, और अगर सर्टेन अकेला नहीं है, अगर असर्टेन लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, इसके बगल वाले नाउन को आप क्या करोगे, आप इसके बगल वाले नाउन को आप सिंगुलर नंबर में रखोगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, he wanted certain boy। जब नाउन यहां सिंगुलर कर दिया गया है तो आप क्या करोगे, या तो आप यहां ए लगा दो या नहीं तो आप क्या करोगे, बॉय में आप एस ऐड कर दो। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और जो भी आप करोगे, आप देख रहे हो कि जो भी चेंजेज आप करोगे दोनों के दोनों चेंजेज आपके किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। अगर आपको कहा जाए कि बता दो इस सेंटेंस में क्या एरर है तो आप क्या कहोगे, एरर ये है कि नाउन को या तो प्लूरल होना चाहिए या तो सर्टेन को अ के साथ में होना चाहिए। और कौन सा पार्ट आप टिक आउट करेंगे तो आप क्या कहिएगा, इस सेंटेंस में अगर मैं टिक आउट करूं तो ये बी वाला पार्ट जो है ये क्या है, एरर है। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि देयर वेर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। सेंटेंस में क्या कहा गया कि सोल्जर की संख्या कितनी थी, सिर्फ 2 थी। और दोनों में से प्रत्येक सोल्जर के बारे में अगर आप बात करोगे तो ईच सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। इफिशिएंसी के बारे में बात करोगे तो आप क्या कह रहे हो कि प्रत्येक सोल्जर किसके बराबर था, 5-5 पुलिस वाले के बराबर था। तो हियर इन द सेंटेंस द पर्सन हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, यहां पर देख लो कि पहले से ही जो कि कितने सोल्जर के बारे में बात की गई है, 2 सोल्जर के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको पढ़ाना शुरू किए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के कंसेप्ट पे को अगर ध्यान में रखो आप, तो मैंने क्या कहा था, अगर किसी ग्रुप में 2 मेंबर हो या किसी ग्रुप में 2 से ज्यादा मेंबर हो और इनमें से इंडिविजुअली सेपरेटली एक एक मेंबर के बारे में बात करोगे आप, तो 2 में से प्रत्येक के बारे में बात करोगे तो इस कंटेक्स्ट में सिर्फ आप किसका प्रयोग करते हो, ईच का प्रयोग करते हो। और जब जान जाते हो कि किसी भी ग्रुप में मोर देन 2 पीपल हैं, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो इस कंटेक्स्ट में आप ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप ईच एंड एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ईच एंड एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां तो दिया हुआ है कि कितने सोल्जर थे, सिर्फ 2 सोल्जर थे। 2 में से प्रत्येक के बारे में जिक्र होगा तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में यूज करना होगा, आपको ईच के बारे में यूज करना होगा। और यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ईच एंड एवरी, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग कभी भी 2 के ग्रुप के लिए नहीं होता है। अगर इसी में 2 के बदले अगर मान लो कि यहां पर 3 होता या कि 4 होता या कि 5 होता या कोई भी नंबर होता लेकिन 2 नहीं होता, तब आप क्या कहते हैं, द सेंटेंस हैविंग नो एरर। तब आप क्या करते हैं, नो एरर में आप
टिक आउट करते। लेकिन यहां तो है क्या कि सिर्फ 2 ही थे, तो इसलिए क्या करोगे, यहां पर सिर्फ ईच का प्रयोग सही होगा, ईच एंड एवरी का प्रयोग सही नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इसको हटा करके इसके बदले सिर्फ ईच रख दोगे, फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपके मन में हैं। सेंटेंस को पढ़ा और कई बार तो ऐसा होगा कि वन गो में ही आपकी नजर चली जाएंगी, जो एरर वाला पार्ट है उस पर आसानी से आपकी नजर जाएंगी। देखो फिर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो यहां पर देखो शुरुआत सेंटेंस की किससे हुई है, दीज से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। जब दीज से सेंटेंस की शुरुआत हुई, आपको पता है कि दिस, दैट, दीज और दोज ये किस रूप में फंक्शन करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी ये फंक्शन करता है, और एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी ये फंक्शन करता है। जब ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो बगल वाला नाउन क्या आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। और यहां पर देख रहे हो कि दीज के बगल में ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, टाइप होता है, ठीक है। और दीज के होने की वजह से ये जो नाउन है आपको किस नंबर में चाहिए, प्लूरल नंबर में चाहिए। तो आप क्या करोगे, दीज शॉर्ट के बदले अगर आप लिख देते हो दीज शॉर्ट्स, अगर आप लिखते हो तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट्स नहीं होता, टाइप्स होता, तब भी ये क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो मतलब क्या हुआ, दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेंड वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, सो दे डिजर्व टू बी लुक डाउन अपन। मतलब क्या, इस तरह के जो लोग हैं वो सांसारिक सफलता किसी भी तरह से हासिल कर लेते हैं, चाहे वो वैध तरीका अपनाए या कि अवैध तरीका अपनाए, किसी भी तरीके से ये क्या करते हैं, अपने संसार में ये सफलता हासिल कर लेते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो है लायक होते हैं, किस चीज के लायक होते हैं, इन्हें हीन भावनाओं से देखे जाने लायक होते हैं ऐसे लोग। तो यहां पर देखो क्या है, लुक डाउन अपन। तो एक वर्ड दिमाग में रखना, लुक समवन डाउन अपन, लुक समवन डाउन अपन, लुक समवन डाउन अपन। इसका मतलब क्या होता है, किसी को हेय दृष्टिकोण से देखना, किसी को अपने से इन्फीरियर समझना। जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है, जो अमीर संप्रदाय के लोग होते हैं वो गरीबों को हीन दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आप क्या कहोगे, द रिच लुक द पुअर डाउन अपन। इसका मतलब क्या हुआ कि अमीर लोग गरीबों को नीची निगाहों से देखते हैं, अपने से तुच्छ समझते हैं, अपने से इन्फीरियर समझते हैं। चलो इस तरह से भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो ये तो देख लो क्या कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन रिपीटेड इन द स्लाइड। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रिपीट किया, अब यहां पर देखो सर्टेन को जो यूज किया गया है, किसके साथ में यूज किया गया है, अ के साथ में यूज किया गया है। जब सर्टेन का प्रयोग अ के साथ में यूज किया गया है तो यहां प्रॉब्लम्स ना होकर के यहां क्या होना चाहिए, ओनली प्रॉब्लम होना चाहिए। अब फटाफट आपका जो है कि नजर जा रहा होगा गलती पे, तो क्या करिएगा कि आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। मतलब क्या, मुझे एक तरह की समस्या हो रही है इस योजना के क्रियान्वयन में। मतलब क्या, इस योजना को कैसे लागू की जाए और यह काम करने में मुझे कुछ प्रकार की जो है कि क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। और असर्टेन का प्रयोग किया गया तो प्रॉब्लम हटा करके प्रॉब्लम करो और सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको एरर चुनना है तो क्या करिएगा, फिर आप सेंटेंस के बी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। चलो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिडंट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिडंट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। मतलब क्या, ढेर सारी समस्या सफर करने के बावजूद भी उसने ईमानदारी का रास्ता छोड़ा नहीं। सेंटेंस का मीनिंग तो आप समझ गए। अब ये बात कहने में देख लो किस ग्रामेटिकल टर्म का इस्तेमाल किया गया है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया आपको के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया आपको के बावजूद। अगर ये प्रीपोजिशन सेक्शन में अगर होता है, इन स्पाइट ऑफ के बदले अगर आप लिख सकते थे, इसके बदले क्या लिख सकते थे आप, डिस्पाइट लिख सकते थे। इन स्पाइट ऑफ के बदले भी इसे यूज कर सकते थे। ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, आप जानते हो कि मच का प्रयोग जो आप करते हो किसके लिए करते हो, क्वांटिटी के लिए करते हो, क्वांटिटी के लिए करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स तो आपको क्या है, काउंटेबल में प्लूरल है, ये काउंटेबल नाउन है और एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स किस नंबर में आपके, प्लूरल नंबर में है।
ये आपके प्लूरल नंबर में है और समस्या आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। अगर मान लो कि आपके जो कि आपके पैर में तकलीफ हो सकती है, या आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू मे सफर मोर देन वन प्रॉब्लम्स। आप सफर कर सकते हो, एक से ज्यादा समस्याओं को जूझ सकते हो। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, आपका काउंटेबल है और प्लूरल नंबर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मच तो क्वांटिटी का सूचक है। तो इस जगह पे क्या करोगे, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ही डिडंट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ढेर सारी समस्याओं से जूझने के बावजूद भी उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। तो मैनी तो आप जान ही रहे हो कि प्लूरल का सूचक होता है, तो मच को रिप्लेस कर दो आप किससे, मैनी से रिप्लेस करो और सेंटेंस करेक्ट है। आप देख ही रहे हो कितना मजा आ रहा होगा अब आप लोग को। तो चलिए इसी में अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। ये तो आपको याद आ गया होगा कि ये तो साफ तौर पर आपको दिखने लगा होगा कि इसमें क्या एरर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो घर जो लाया है कितने अंडे लाया और कितना दूध वो घर लेकर के आया है। तो आप ये कहोगे कि सर यहां पर देखो कि अंडों को तो हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, और एट द सेम टाइम ये प्लूरल नंबर में है, इसे तो मैं गिन रहा हूं, गिन सकता हूं। और अगर मैं मिल्क के बारे में सोच करके देखूं तो ये मिल्क जो है आपका अनकाउंटेबल है, ये आपका अनकाउंटेबल, और जो अनकाउंटेबल है इसकी क्या होगी, आपकी क्वांटिटी होगी, इसकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो घर जो लाया है कितने अंडे वो घर लाया और कितना दूध वो घर लाया है। तो अंडों को तो गिन के बता दोगे कि कितने अंडे वो लाया है, लेकिन दूध को कैसे गिन के बताओगे आप, संभव नहीं है। तब आपको क्या करना होगा कि अगर दूध भी गिना जाता तब ये सेंटेंस करेक्ट होता, चूंकि दूध गिना नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड, और यहां पर ऐड करना होगा आपको हाउ मच मिल्क। अगर यहां हाउ मच अगर ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, दोनों ही क्लैरिटी ले लेगा मीनिंग में, और ग्रामेटिकली यूसेज भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इस सेंटेंस में अगर आपको एरर टिक आउट करना हो तो सेंटेंस के किस भाग में आप एरर टिक आउट करोगे, ए, बी और सी। तो आप क्या कहोगे, सर सेंटेंस के सी भाग में एरर है, और यहां पर एरर क्या है कि यहां हाउ मच अगर हम ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस इंप्रूव भी हो जाएगा और हमारा करेक्ट भी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखते हो क्या लिखा हुआ है, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। ठीक है, विच आर द आउटकम ऑफ प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। सेंटेंस का मीनिंग समझो, क्या कहा जा रहा है, होल द चैप्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा चैप्टर जो है वो किस चीज से भरा पड़ा है, प्रिंटिंग एरर से भरा पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है प्रिंटिंग एरर्स है, प्रूफ रीडिंग करने वाला, अगर मान लो कि कोई भी चीज आपको टाइप करने दिया गया तो टाइपिस्ट से हो सकता है कि किसी वर्ड का स्पेलिंग गलत लिखा गया, तो प्रूफ रीडर्स को क्या करना था, उसको जो कि करेक्ट कर देना था, लेकिन उन्होंने करेक्ट नहीं किया और प्रिंट कर दिया। तो सारे चैप्टर्स में क्या हो जाएगा कि एरर तो आ ही जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर में जो है प्रिंटिंग एरर्स की भरमार है, और ये किसके वजह से, विच आर द आउटकम। आउटकम का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट कहो या तो परिणाम कहो। ठीक है, आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस, और केयरलेसनेस का मतलब क्या हुआ, लापरवाही, लापरवाही। इसका मतलब क्या हुआ, ये चैप्टर पूरी तौर पर प्रिंटिंग एरर से भरी पड़ी है, और ये किसके वजह से हुआ है, प्रूफ रीडर की लापरवाही के वजह से हुआ है। चलो सेंटेंस का मीनिंग समझ गए, और मैंने आपको कह दिया था कि जिसे आप शुद्ध रूप से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हो, इस श्रेणी में मात्र आपके 3 ही आए थे, एक मच, दूसरा लिटिल, और तीसरा क्या था आपका होल। और होल के बारे में मैंने आपको कह दिया था कि जब कभी भी यूज करोगे, सेंटेंस के किसी भी हिस्से में यूज करोगे, इसका प्रयोग बिना किसी आर्टिकल्स के आप नहीं यूज कर सकते। तो क्या करोगे, द होल चैप्टर। तो यहां पर जो आर्टिकल्स का प्रयोग किए हो होल के बाद, इसको उठा करके होल से पहले लगा दो आप। तो क्या कहोगे, द होल चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। चलो हो गया। अब अगर इसमें जो कि आपको एरर निकालना हो तो सेंटेंस के किस भाग में एरर आएगा, फर्स्ट भाग में आपका एरर आएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा जा रहा है कि ही डिडंट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी। मतलब क्या हुआ, उसने मुझे न कोई किताब देना पसंद किया और ना ही उन्होंने मुझे कोई रकम दी। तो कहने का मतलब यहां पर देखो ही डिडंट लाइक टू लेंड मी, उसने मुझे उधार देना पसंद नहीं किया, उसने पसंद नहीं किया मुझे उधार देना। तो यहां पर देख लो क्या है, ही डिडंट लाइक टू, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि ही डिडंट लाइक टू लेंड मी। लेंड का जो मतलब होता है दोस्त, लेंड का मतलब होता है उधार देना। लेंड समवन मतलब क्या, किसी को उधार देना। अगर आप किसी से उधार लोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपको, ये लेंड हुआ। इसके बाद देखो अगर किसी से उधार लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोरो। बोरो मनी फ्रॉम समवन, बोरो मनी फ्रॉम समवन, किसी से पैसे उधार लेना। तो क्या है, ही डिडंट लाइक टू लेंड मी एनी बुक, उसने मुझे किसी भी प्रकार की किताब देना पसंद नहीं किया और न ही कोई पैसा वैसा मुझे दिया। और सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो, सेंटेंस ऑलरेडी जो कि निगेटिव का टच ले चुका है, सेंटेंस में डिडंट का प्रयोग हो चुका है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एनी का प्रयोग तो करते ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, सेंटेंस निगेटिव था, निगेटिव में एनी का प्रयोग किया गया। अगर इस जगह पर सम होता तो इस पार्ट में आप एरर निकाल देते, लेकिन सम नहीं बल्कि एनी को ही रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। इसलिए आपको इसका कोई भी पार्ट आपको टिक आउट करना पड़े तो आप कौन सा पार्ट टिक आउट करोगे, इसका हो जाएगा आपको पार्ट ई। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो लंबे बाल हैं, उनके जो लंबे बाल हैं वो उसके लुक में जो है कि क्या कर रहा है, चार चांद लगा रहा है, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। तो सबसे पहले ये देख लो, ही डिडंट, सॉरी ये तो आ गया क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर। एड ग्लैमर का मतलब क्या हो गया, चार चांद लगा देना, ऐड कर देना, मतलब किसी चीज का प्रभाव बढ़ा देना। टू हर लुक्स मतलब क्या हुआ, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी खूबसूरती में जो है कि उसके लंबे बाल जो है कि चार चांद लगा देता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, यहां पर देख लो लॉन्ग है और इसके बाद देख लो फिर क्या है आपका, ब्लैक है। तो याद करो मैंने आपको कहा था, एक से ज्यादा एडजेक्टिव जब किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन के लिए, इस हेयर के लिए आ गया है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप जो रखोगे इसको शॉर्ट में मैंने बताया था DOSSACNM, और इसके बाद ही आप किसको रखोगे, इसके बाद जाकर के आप नाउन को प्लेस करोगे। तो नाउन को प्लेस करोगे तो इसके बारे में मैंने क्या कहा था, D स्टैंड्स फॉर योर डिटरमाइनर्स एंड O स्टैंड्स फॉर योर ओपिनियंस, दिस इज फॉर साइज एंड दिस S स्टैंड्स फॉर योर शेप, A स्टैंड्स फॉर एज, C स्टैंड्स फॉर कलर, और इसके बाद देखो N स्टैंड्स फॉर योर नेशनलिटी एंड M स्टैंड्स फॉर योर मटेरियल। ठीक है, तो अब यहां पर जो हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले देखो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ये लेंथ क्या है आपका, ये आपका क्या है, साइज है, शेप एंड साइज है। कोई भी चीज कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो ये क्या हो गया आपका, साइज हो गया। अब इसके बाद देखो क्या कि ब्लैक क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ कलर हो गया आपका। और दोनों एक साथ एक ही नाउन के लिए यूज कर रहे हो, तो आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले क्या यूज करोगे, पहले शेप एंड साइज जो है पहले उसको यूज कर लोगे और एडजेक्टिव ऑफ कलर आप बाद में यूज करोगे। तो इसको अगर आप बैलेंस करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो इसीलिए इसको अगर आप अरेंज कर लेते हो तो फिर ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको जो कि एरर मार्क करना है तो आप क्या कहोगे, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एरर हैज क्रेप्ट इन। मतलब क्या हुआ, एरर भी है तो सेंटेंस के किस भाग में है, सेंटेंस के पहले भाग में है, इसीलिए सेंटेंस किस में है, एरर ए। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो, मैंने आपको पहले ही कह रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस के मीनिंग को समझेंगे, इसके बाद बाकी कोई भी डिसीजन लेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, इट इज अ फैक्ट दैट, ये सच्चाई है कि, ये फैक्ट है कि महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। महात्मा गांधी अपने समय का पहला नेता थे। सेंटेंस में यह कहने का आप प्रयास कर रहे हो कि महात्मा गांधी जिस समय में आप थे,
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। उस समय में और भी तो लीडर मौजूद थे हमारे पास। इसका मतलब ये नहीं था कि वो एकमात्र नेता थे हमारे, बल्कि सेंटेंस ये मीनिंग कन्वे करने का प्रयास कर रहा है, महात्मा गांधी अपने समय का सबसे, क्या कहिएगा, विख्यात नेता थे या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे अपने समय का, जिसका प्रभाव कॉमन पीपल पर सबसे ज्यादा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो फर्स्ट का प्रयोग किए हैं, ये ऑर्डर दिखाने के लिए आपको जरूरत नहीं है, ऑर्डर दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट के अर्थ में जो एडजेक्टिव यूज होगा उसे लाने की जरूरत है। और मोस्ट इंपोर्टेंट के अर्थ में जब आप लाएंगे तो यहां पर आप फर्स्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इस जगह पर आप किसका प्रयोग करेंगे? फॉरमोस्ट का प्रयोग करेंगे। फॉरमोस्ट का प्रयोग करेंगे, और फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सेंटेंस का मीनिंग निकाल करके देखो आप। ये सच्चाई है कि महात्मा गांधी अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण राजनेता थे। अब क्या हो गया कि सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद देखोगे कि अगर आप जज करोगे कि एरर किस भाग में है, तो इस भाग में ए वाले पार्ट में है नहीं, बी में है नहीं, तो एरर किस में है? एरर इज इन द सी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर वही काम करोगे आप, सेंटेंस का मीनिंग समझोगे। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 11 में क्या कहा जा रहा? एट द यूटमोस्ट गेट, at the utmost gate was standing a guard holding a gun in his hand। सेंटेंस का मीनिंग क्या कहना चाहता है कि सबसे बाहर वाला जो गेट था वहां पर एक गार्ड अपने हाथ में एक बंदूक लिए खड़ा था। तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, ये सबसे बाहर वाला। अब जैसे देख लो, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो इसे अगर हम न्यूक्लियस मान लेते हैं तो इस तरह से ये देखो, इसको अगर हम आउट मान लेते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका आउटर कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आउटर मोस्ट। और तब आप कहते हो ना, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्या होता है? सबसे बाहरी कक्ष में ये चक्कर लगाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो ये आउट है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आउटर है, और ये सबसे बाहरी वाला भाग जो है ये क्या है? आपका आउटर मोस्ट। इसे अगर आप सेंटर मान लेते हो तो ये क्या है? आपका फार्दर फ्रॉम द सेंटर। ये है आपका फार्दर फ्रॉम द सेंटर, फार्दर फ्रॉम द सेंटर। ये है आपका फार्दर फ्रॉम द सेंटर, और ये क्या है? फार्देस्ट फ्रॉम द सेंटर। ये है आपका फार्देस्ट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मान लो बीएससी का ये कोचिंग है, इस कोचिंग में प्रवेश करने से पहले आपको 2-3 दरवाजों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो अगर आप इधर से अगर हम देखें या उधर से कोई आ रहा है तो क्या कहोगे? बीएससी इंस्टीट्यूशन के सबसे बाहर वाला जो गेट है, वहां पर मैंने देखा एक आदमी को अपने हाथ में जो कि एक गन लिए वहां पर मैंने खड़ा देखा। तो ये जो था, ये गेट आपका आउट है, तो ये गेट आपका कौन सा है? ये आउटर है। और ये जो सबसे बाहर वाला था, यही तो है आपका आउटर मोस्ट गेट, यही है आपका आउटर मोस्ट गेट। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर से जो दूर है, मतलब यहाँ जो बीएससी है आपका, या इससे जो सबसे दूर है, तो इसी के लिए आप क्या यूज करोगे? यहाँ यूटमोस्ट का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि आप किसका प्रयोग करोगे? आउटर मोस्ट का प्रयोग करोगे, आउटर मोस्ट का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब आप ये कहोगे ठीक है सर, यहाँ पर हमें जो सेंटेंस मीनिंग कन्वे करना चाहता है उस मीनिंग को क्लेरिफाई करने के लिए जिस एडजेक्टिव्स की जरूरत पड़ी हमने प्लेस कर दिया, लेकिन बाय मिस्टेक जो आपने यूटमोस्ट को रखा, क्या यूटमोस्ट का अर्थ क्या होता है ये भी बता दो आप। यूटमोस्ट का प्रयोग जो किया जाता है एक्सट्रीम के अर्थ में किया जाता है, एक्सट्रीम के अर्थ में किया जाता है। जैसे देख लो, अगर एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही महत्व का है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस क्वेश्चन इज ऑफ This question is of utmost importance for the exam। मतलब कि एग्जाम्स के लिहाज से देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा महत्व का है। तो यहाँ देखो एक्सट्रीम के अर्थ में आप यूटमोस्ट का प्रयोग करोगे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? सेंटेंस का मीनिंग देखोगे, सेंटेंस का मीनिंग कह रहा है कि सबसे बाहर वाले गेट पे, और यहाँ पर सेंटर से जो है कि सबसे दूर वाले गेट के बारे में बात हो रही है, इसीलिए आप यूटमोस्ट को यहाँ से रिप्लेस कर दो आउटर मोस्ट से, और सेंटेंस इस तरह से क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको एरर मार्क करना है तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही आप क्या मार्क करोगे? एरर मार्क करोगे। एरर हैज क्रेप्ट इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है कि दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली दूर है पटना से कोलकाता की तुलना में। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग भी आप समझ गए। अब हमें देखना क्या है कि ग्रामेटिकली क्या गलती हो गई है। गलती ये हो गई कि दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता, मतलब क्या हो गया, ये सरल रेखा पे आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप फर्दर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप किसका प्रयोग करेंगे, फार्दर का प्रयोग करेंगे, फार्दर का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो कि ये सरल रेखा है, आप यहां पर खड़े हो, अगर आप यहां पे खड़े हो तो ये पॉइंट आपको लगेगा कि ये पॉइंट जो है कि मेरा फार है, लेकिन ये पॉइंट को देखोगे यहां से आप, तो ये पॉइंट आपको इससे भी ज्यादा दूर दिखेगा, तो ये क्या है, आपका फार्दर है। और अगर आप यहां खड़े होकर के अगर इस पॉइंट को देखोगे तो ये क्या है, आपका फारदेस्ट है, ये आपका फारदेस्ट है। तो इस तरह से क्या हुआ, बात डिस्टेंस की हो रही है, तो डिस्टेंस के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। और यहां पर देख लो क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र हुआ, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, तो आप फर्दर का प्रयोग नहीं करके आप क्या करोगे, फार्दर का प्रयोग करोगे, फार्दर का प्रयोग करोगे। और कंसेप्चुअली मैं आपको कह चुका हूं कि फर्दर का प्रयोग जब कभी भी हम लोग करते हैं, फर्दर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं किस अर्थ में यूज करते हैं, एडिशनल के अर्थ में यूज करते हैं, एडिशनल के अर्थ में यूज करते हैं, अतिरिक्त के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कि यहाँ पर आपको फर्दर की जरूरत नहीं है बल्कि फार्दर की जरूरत है। और सेंटेंस में अगर आप एरर निकालोगे तो एरर क्या हो जाएगा, एरर हैज क्रेप्ट इनटू द बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए कि क्या कह रहा है सेंटेंस। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका मीनिंग देखो, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। दिस बुक इज अनडाउटेडली, ये किताब जो है निसंदेह रूप से, अनडाउटेडली का मतलब क्या हुआ, निसंदेह रूप से, निसंदेह रूप से, निसंदेह रूप से, ये किताब निसंदेह रूप से क्या है, प्रिफरेबल देन दैट, उस किताब से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर देख लो प्रिफरेबल क्या है, आपके एडजेक्टिव्स हैं, प्रिफरेबल आपके एडजेक्टिव्स हैं। और यहां पर देखो मैंने आपको क्या कह रखा था कि कुछ ऐसे लेटिन एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें शुद्ध रूप से उसे किस डिग्री में माना जाता है, आपको कंपैरेटिव डिग्री में माना जाता है। और इस श्रेणी में आपका प्रिफरेबल भी था, सीनियर भी था, आपका सीनियर था, आपका जूनियर था, सीनियर जूनियर, इसके बाद देख लो प्रिफरेबल भी था आपका, प्रिफरेबल, इसके बाद देखो इन्फेरियर भी था, इन्फेरियर भी था आपका, और इसके बाद देख लो आपका सुपीरियर भी था, सुपीरियर भी था। और ये शुद्ध रूप से कंपैरेटिव डिग्री में माने जाते हैं जो अपने बाद देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि अपने साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लो प्रिफरेबल है, और प्रिफरेबल के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ देन नहीं होना चाहिए बल्कि इसके जगह पर टू होना चाहिए। बस देखते ही आप इसे टिक आउट करो और ये कह दो कि सेंटेंस में गलती जो हुई है, गलती क्या हुई है, बी पार्ट में हुआ है, यहाँ देन हटा करके अगर टू रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए एरर हैज क्रेप्ट इनटू सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द एरर इज इन द बी पार्ट। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं ऑफ द टू प्लेयर्स, ये देखिए क्वाइट इजी है ये आपका। ऑफ द टू प्लेयर्स, यहां पर सबसे पहले ही आपको हिंट्स दे दिया कि प्लेयर्स की संख्या कितनी थी, 2। ही इज द लकीएस्ट, ये तो आप हो गए, श्योर हो गए आप, क्योंकि जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो एडजेक्टिव्स जो हम यूज करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं तो यहां पर देख लो कि लकीएस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होना चाहिए, लकीयर, लकीयर होना चाहिए, यहां पर कर दो लकीयर। ठीक है, तो ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीयर, दो प्लेयर्स में से अगर जज किया जाए तो वो प्लेयर जो है कि कहीं ज्यादा लकी है, ये निश्चिंत रहिए। तो यहाँ लकीएस्ट को हटा करके आप क्या करोगे, यहाँ पर लकीयर को रख दो और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से अगर देखोगे कि एरर किस भाग में है तो एरर आपके सी वाले पार्ट में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं तो देखो क्या कहा जा रहा है कि यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी पे ट्रस्ट कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज, ठीक है, आखिरी खबर के लिए इस एजेंसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अब जरा सोच करके देखो, कोई भी एजेंसी है, कोई भी एजेंसी है, तो अब यहां पर देखो क्या कि इस एजेंसी में अगर मैं नाम ले लेता हूं, मैं आज तक का ही नाम ले लेता हूं,
आज तक का ही नाम ले लेता हूं, और बात हो रही है न्यूज के बारे में, बात हो रही है, तो क्या कहा जा रहा है कि यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी पे भरोसा कर सकते हो फॉर द लास्ट न्यूज, पिछले न्यूज के लिए। तो क्योंकि यहां पर आपको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट या लास्ट न्यूज, बल्कि यह कह रहा है कि जो लेटेस्ट न्यूज हैं, जो आपके लेटेस्ट न्यूज हैं या जो आपके रिसेंट न्यूज हैं आए हैं हम लोगों के सामने, उस न्यूज के लिए आप इस एजेंसी को ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस एजेंसी का अपना रेपुटेशन है। तो यहां आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बल्कि सेंटेंस का जो मीनिंग कन्वे हो रहा है यहां पर क्या है, लेटेस्ट यूज करोगे, यहां पर क्या यूज करोगे, या तो रिसेंट यूज करोगे। मतलब क्या हुआ, टाइम के संदर्भ में जब बात हो रही है तो आप किसका प्रयोग करोगे, लेटेस्ट का प्रयोग करोगे। और जब इसमें एरर निकालोगे तो एरर किस में निकलेगा आपका, बी पार्ट नहीं बल्कि सी पार्ट में एरर आपका रहेगा। और अगर आपको इंप्रूव कराना हो तो लास्ट को हटा दो, यहाँ पर लेटेस्ट लगा दो और सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि सीमा इज सीनियर टू मी। ठीक है, सीमा इज सीनियर टू मी, सीमा मेरे से सीनियर है, चलो अच्छा है। बट यू आर जूनियर देन मी, बट यू आर जूनियर देन मी। तो अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की लेटिन कंपेरेटिव्स के बारे में। लेटिन कंपेरेटिव्स के बारे में जो मैंने आपसे बात की, तो मैंने आपको क्या कहा कि चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, इन्फेरियर हो, चाहे वो प्रीफरेबल हो, ठीक है, और ये शुद्ध रूप से कंपेरेटिव डिग्री में माने जाते हैं, जो अपने बाद देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। और आप देख रहे हो कि सेंटेंस के फर्स्ट भाग में इस चीज़ को बैलेंस्ड भी रखा गया है। और आपकी नज़र कितनी तेज है इस चीज़ को जज करने के लिए, देखिए इन्होंने क्या किया, जूनियर के बाद देन लगा दिया। और ये आप भी जान रहे हो कि यहाँ देन नहीं होना चाहिए, बल्कि जूनियर के बाद अगर मैं टू लगा दूँ तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि एवरीबडी नोज दैट, हर व्यक्ति जानता है कि, सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति जानता है कि रागिनी इज मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति को यह बात पता है कि इस कॉलेज की जो यूनिक सिंगर है वो कौन है, रागिनी है। तो यहां पर देखो इस सेंटेंस में किसको यूज किया गया है, यूनिक को यूज किया गया है। यूनिक को जो यूज किया गया है, आप प्रीवियस स्लाइड देख लेना, प्रीवियस जो है कि आप क्या देख लेना, कंसेप्ट जो आपसे डिस्कस किए गए उसको देख लेना। उसमें मैंने चर्चा की है आपसे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के बारे में, मैंने आपसे चर्चा की है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो खुद में ही हाईएस्ट डिग्री का मीनिंग रखते हैं, खुद में ही हाईएस्ट डिग्री का मीनिंग रखते हैं, डिग्री का मीनिंग रखते हैं। और इसमें ना तो आपको ER लगा हुआ दिखेगा, ना आपको EST लगा हुआ दिखेगा, ना ही इसमें आपको मोर लगा हुआ दिखेगा, और ना ही ऐसे एडजेक्टिव्स में आपके मोस्ट लगे हुए दिखेंगे। लेकिन मीनिंग को जब आप देखेंगे तो ये लगेंगे आपको कि जैसे देखने में लगेगा ये पॉजिटिव डिग्री का है, लेकिन अपने आप में ये मीनिंग रखता है सुपरलेटिव डिग्री का। और जब ये अपने आप में मीनिंग रखेगा सुपरलेटिव डिग्री का, तो जब ये खुद ही सुपरलेटिव डिग्री में है तो क्या यहाँ पर जो है कि मोस्ट लगाया जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहोगे कि यहां पर जो सर मोस्ट का प्रयोग किया गया है, और यहां पर से क्या करोगे, मोस्ट हटा दो और बाकी सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, ठीक है, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एडजेक्टिव्स के सीरीज में मैंने आपको कहा था कि कौन कौन आ रहा था, कंप्लीट भी आया था आपका, कंप्लीट भी आया था, इसके बाद यूनिक भी हो गया आपका, जैसे देख लो डम, डेड, डेड, इसके बाद देखो ट्रेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, इसके बाद देखो आइडियल हो गया। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो प्योरली क्या माने जाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। इसलिए जबरदस्ती इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का प्रयास किया जाना ये सरासर गलत है। एंड द एरर हैज क्रैप्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो किस पार्ट को आप टिक आउट करोगे? ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, ये आपका सेकेंड पार्ट। मतलब क्या हुआ, एरर हैज क्रैप्ड इनटू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द एरर इज इन द सी पार्ट। तो यहाँ पर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 17। अब ठीक इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में फिर सबसे पहला प्रयास जो आपका होता है, आप क्या करते हो, सेंटेंस का हम मीनिंग समझेंगे। सेंटेंस जो मीनिंग कन्वे करना चाहेगा और उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए जिस ग्रामेटिकल टर्म का इस्तेमाल किया है वो, तो हमें जज ये करना है कि वेदर इट हैज बीन यूज्ड करेक्टली और इनकरेक्टली। तो चलो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रीटा कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स। ये तो यहीं पे आपने गलती पकड़ ली कि मच देन 50 सॉन्ग्स। आप जानते हो कि मच जो है ये जो है किसके लिए यूज होता है, आपको क्वांटिटी के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए यूज होता है। और यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है कि रीटा गा सकती है
मच देन 50 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच, एक बार में एक दम में अगर कहा जाए तो रीटा जो है कि 50 गाने गा सकती है, 50 से भी ज्यादा गाने गा सकती है। तो 1 2 3 4 5 मतलब क्या हुआ, काउंटिंग के बारे में यानी नंबर के बारे में बात हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां से मच हटाओ और इस जगह पर किसको यूज करोगे, मोर को यूज करो। मोर देन 50 सॉन्ग्स। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना दोस्त, ठीक है, चूंकि यहाँ देन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है तो मतलब एडजेक्टिव आपको कंपैरेटिव डिग्री में लेना होगा। और मच के बारे में हम बात करें या कि मैनी के बारे में बात करें, ये दोनों पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, लेकिन इसको कंपैरेटिव में लाओगे तो दोनों का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, आपका मोर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देन के होने की वजह से आपको क्या चाहिए, आपको एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में चाहिए, और नंबर के लिए चाहिए तो मैनी का भी तो कंपैरेटिव क्या होता है, मोर होता है। तो इसलिए मच हटा करके मोर लगाओ और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब एरर किस पार्ट में है सेंटेंस का, बी पार्ट में आपका सेंटेंस है, ठीक है। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, सी वॉज क्यूरियस टू नो, वो जानने के लिए उत्सुक थी। वो जानने के लिए उत्सुक थी, क्या जानने के लिए उत्सुक थी, what it was, वो चीज थी क्या, that made him stronger and braver than, जिस चीज ने उसे ज्यादा शक्तिशाली भी बना दिया और ज्यादा बहादुर भी बना दिया, than any man of this village। मतलब क्या हुआ, आखिर वो चीज क्या थी जिस चीज की वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो गया, ज्यादा बहादुर भी हो गया गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में। तो यहां पर देख लो क्या कि एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में दोनों है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में, कंजंक्शन से कनेक्टेड है, बगल में देन है। तो यहां पर क्या करोगे आप, एनी का जो प्रयोग किए हो तो यहां पर क्या करना होगा, एनी के साथ हम क्या करेंगे, एनी के साथ हम अदर को भी यूज करेंगे। एनी के साथ अदर को यूज करेंगे क्योंकि कंपेरिजन जो हुआ है, ठीक है, और ये क्या कि गांव के लोगों के बीच में हुआ है, तो आप यहां पर क्या करोगे, देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। तो चलो सेंटेंस क्या है आपका, इसमें आप नो एरर में टिक आउट कर दो, नो एरर में इसे टिक आउट कर दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ करके देखो और समझने का प्रयास करो कि क्या लिखा हुआ है इसमें। सी हैज अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस। लविंगली अपीयरेंस, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये देखो लविंग, अगर हम कहते हैं लविंगली, लविंग आपके एडजेक्टिव्स हैं, लविंग आपका एडजेक्टिव है, और जब हम लविंग में ly जोड़ेंगे तब जाकर के ये क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ठीक है। और यहां पर देख रहे हो अपीयरेंस क्या है आपका, नाउन है। अपीयरेंस क्या है आपका, नाउन है। तो नाउन से पहले आपको जरूरत किस चीज की है, इससे पहले आपको देख लो कि यहाँ पर लविंगली यूज किया गया और रिमार्केबल से बना रिमार्केबली, ये आपका है एडवर्ब। तो यहाँ पर देखोगे ये आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले एडवर्ब को प्लेस करेंगे, फिर इसके बाद एडजेक्टिव को प्लेस करेंगे, फिर इसके बाद हम किसको प्लेस करेंगे, नाउन को प्लेस करेंगे। और एडवर्ब आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर आ चुके हैं, तो इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत है, तो लविंगली को रिप्लेस करके आप, ठीक है, सी हैज अ रिमार्केबली लविंग अपीयरेंस। अगर आप लविंग कर दो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। जैसे देख लो, अगर आप कहते हो वेल डेकोरेटेड हाउस, अगर आप कहते हो वेल डेकोरेटेड अगर आप लिखते हो हाउस, वेल डेकोरेटेड हाउस जो आप लिखते हो, तो यहां पर देख लो हाउस क्या है आपके पास, नाउन है, और देख लो डेकोरेटेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन नाउन से पहले आकर के ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो पहले नाउन है, इससे पहले क्या है आपके एडजेक्टिव्स हैं, और इससे पहले देख लो क्या कि वेल आपका क्या है, कि वेल आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो वेल डेकोरेटेड हाउस, द हाउस दैट हैज बीन डेकोरेटेड वेल, तो पहले एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव है, फिर आपके नाउन है। तो आप क्या रखो यहाँ पे, रिमार्केबली आपके एडवर्ब हैं, इसके बाद आपको चाहिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चाहिए तो लविंगली को रिप्लेस करके लविंग कर दो और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो इस तरह से अगर आप लिखोगे कि सेंटेंस के किस भाग में एरर है, तो आप क्या कहोगे, सेंटेंस के बी पार्ट में एरर आ चुका है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या लिखा हुआ है, अलॉट्स ऑफ बुक्स। तो ये तो जो कि फटाक से आप कह दोगे कि सर यहाँ जो लिखा गया हुआ है अलॉट्स ऑफ, या तो हम अलॉट ऑफ लिखेंगे, या तो हम अलॉट ऑफ लिखेंगे, या अ का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉट्स ऑफ लिखेंगे।
लॉट्स ऑफ लिखेंगे और इनका प्रयोग जो है नंबर को भी दिखाया जा सकता है इसको यूज करते हुए, और इसका प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी दर्शा सकते हैं। क्वांटिटी को भी दर्शा सकते हैं। अगर नंबर दर्शाएंगे तो आने वाला नाउन आपका किस नंबर में चला जाएगा, प्लूरल नंबर में चला जाएगा, और क्वांटिटी दिखाएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, तो क्या कहा गया, यहाँ किताबों की संख्या है तो किताब तो आपके काउंटेबल है, और ये देखिए ये नंबर दिखा रहा है, जब नंबर दिखा रहा तो नाउन देखिए प्लूरल नंबर में रखा गया। सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लिखने के तरीके में इन्होंने क्या कर दी, गलती कर दी। तो आप क्या करोगे, या तो लॉट्स में से एस हटा लो या नहीं तो ए को हटा दो, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। या तो आप क्या लिखोगे, अ लॉट ऑफ बुक्स लिखो आप, या नहीं तो क्या करोगे, अ को यूज मत करो, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, लॉट्स ऑफ बुक्स। और इस तरह से सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूव भी हो जाएगा। और अगर सिर्फ आपको एरर टिक आउट करना है तो आप क्या करोगे, एरर हैज क्रैप्ड इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दैट पार्ट इज ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कह रखा है, पहली कोशिश यू हैव टू कम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। पहली कोशिश हमारी क्या होगी, सेंटेंस के मीनिंग को हम समझेंगे। जो वो मीनिंग डिराइव करना चाह रहा है उसके लिए उन्होंने किस टूल का इस्तेमाल किया, और वो टूल सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, बस यही तो जज करना है मुझे और आपको। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। ही डजंट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट सो ही इज संक इन एंजाइटी। सेंटेंस का मीनिंग ये कह रहा है उसके पास पैसे वैसे नहीं है कि वो नया एक्सरे प्लांट खरीद सके, इसीलिए वो जो है कि चिंता में डूबा हुआ है। तो मतलब क्या, संक इन एंजाइटी, इसका मतलब क्या हुआ, चिंता में डूबा हुआ, इसीलिए वो क्या है, तो वरीड है, इसीलिए वो वरीड है। तो यहाँ पर देखो ही डजंट हैव, तो सेंटेंस का सबसे पहले टोन देख लो कि सेंटेंस को किस तरीके से लिखा गया है। निगेटिवली सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, और डस में नॉट लगा हुआ, इसका मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव रखा गया है। और जब निगेटिव स्ट्रक्चर में जब आप यूज करने जा रहे हो तो ये इस कंटेक्स्ट में आप सम का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि इस जगह पर क्या यूज कर लो, एनी का प्रयोग कर लो। तो क्या करोगे, ही डजंट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट सो ही इज संक इन एंजाइटी। उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है कि नया एक्सरे प्लांट वो खरीद सके, इसीलिए वो चिंता में डूबा हुआ है। चलो हो गया। और इस सेंटेंस में अगर आप एरर टिक आउट करोगे तो एरर किस पार्ट में टिक आउट करोगे, एरर बी वाले पार्ट में टिक आउट करोगे। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तो फिर वही काम, सबसे पहले मीनिंग, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए, गोल्ड इज मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फार एज वी ऑल नो। सेंटेंस क्या कह रहा है कि जितने भी तरह के मेटल्स हम आभूषणों में यूज करते हैं, उनमें से आभूषण में यूज किए जाने वाले मेटलों में से अगर देखा जाए, धातुओं में से देखा जाए, तो सबसे महंगा धातु कौन सा है, आपका गोल्ड है। ठीक है, जहां तक हम लोग जानते हैं। तो यहां पर देख लो क्या हुआ, मोस्ट प्रीसियस, प्रीसियस मोर देन वन सिलेबल के एडजेक्टिव्स थे, इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट की जरूरत थी, यहां तक बिल्कुल सही रखा गया। ऑफ ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स की तुलना में आप यहां ऑल अदर नहीं सोच सकते, इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ अदर का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर भी आपका करेक्ट है, दैट आर यूज्ड, जो धातु यूज किए जाते हैं, दैट आर यूज्ड, आर क्यों यूज किया गया, क्योंकि आप ये देख लो क्या हुआ, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स, तो यहां देख लो मेटल्स आपके प्लूरल नंबर में है, तो इसके लिए आर यूज किया गया, आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण में यूज किए जाते हैं। मतलब सेंटेंस के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार का एरर है ही नहीं। मतलब क्या कहोगे, द सेंटेंस हैविंग नो एरर, इसलिए आपको कौन सा पार्ट टिक आउट करना चाहिए, पार्ट ई आपको टिक आउट करना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या लिखा हुआ है, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस। ऑडियंस को तो गिन सकते हो दोस्त, ठीक है। जब हम ऑडियंस को गिन सकते हैं तो यहां पर देख लो कि नो लेस देन, और लेस का प्रयोग जो होता है अब वो किस चीज के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए होता है। चूंकि देन लगा हुआ है तो आप ये कह रहे हो कि सर कंपेयर किया गया है, कंपेयर किया गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नंबर के लिए कंपेयर कर लेंगे, हम क्वांटिटी के लिए नहीं रखेंगे। लेस भी क्या है आपका, लेस भी कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन इसे तो यूज करोगे आप क्वांटिटी के लिए, लेकिन आपको जरूरत है नंबर के लिए। तो नंबर के लिए किसको यूज करते हो, फ्यू को यूज करते हो, और आपको चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में, तो लेस के बगल में आप फ्यूअर का प्रयोग कर लो और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मतलब सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही आपका एरर है। देख लो कितना आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं तो देख लो क्या लिखा हुआ है, हर फादर टोल्ड हर दैट
उसके पिताजी ने उससे कहा, किसके पिताजी? लड़की के पिताजी ने लड़की को कहा, क्या कहा है ये देखो, दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ सी वुड फाइंड हर ग्रूम हरसेल्फ। मतलब क्या हुआ, एक लड़की का पिता कह रहा है कि अच्छा रहेगा कि मेरी बेटी अपने लिए दूल्हा खुद ही चुन ले, तो खुद ही वो चुन ले। तो ये बात कहने में देखो क्या कि उसने क्या किया, कैसे कैसे सेंटेंस को फ्रेम करने का काम किया। हर फादर टोल्ड हर दैट, उसके पिताजी ने उसे कहा इट वुड बी ऑल द मोर बेटर। तो यहां तो आपने देख लिया दोस्त, तो यहां जो आप देखोगे कि यहां ऑल द मोर, मैंने आपको कहा था ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, ये अननेसेसरी है, ये सुपरफ्लुअस है, ठीक है। और इसी को यूज करके बार बार एग्जाम्स में आपको एरर भी देता है। और एट द सेम टाइम आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि डबल कंपैरेटिव तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटर जो बना है वो किससे बना है, गुड से बना है। गुड पॉजिटिव डिग्री में है, बेटर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है, और इसका सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है। और जब ये ऑलरेडी बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है तो इसके लिए मोर लगाने की क्या जरूरत है। इसके साथ साथ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस में से ऑल द मोर भी आप हटा लो, बेटर अपने आप में करेक्ट है। तो अब जो आप कहोगे कि एरर किस भाग में है, तो एरर किस में रखोगे आप, सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, इनमें से ऑल द मोर हटा दो और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या कहोगे, एरर बी पार्ट में करेक्ट हुआ है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। मजा तो आ ही रहा होगा अब, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, सारी यू आर रिच विथ नॉलेज, आप जानकारी से तो रिच हो ही चुके हो। और उस जानकारी को यूज करते हुए क्या करना है, क्वेश्चंस को टैकल करना है। और आप देख रहे हो कि कितना मजा आ रहा है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। चलो तब तक पढ़ो सेंटेंस को, मैं पानी पी लूं। सेंटेंस क्या कह रहा है कि सी हैड नो अदर हॉबी, सेंटेंस कह रहा है सी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वियरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। तो सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे, सी हैड नो अदर हॉबी, उसकी कोई अन्य हॉबी नहीं थी, उसकी कोई अन्य हॉबी नहीं थी, ठीक है। देन दैट ऑफ, किस चीज के बगैर, देन दैट ऑफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वियरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। उस औरत के बारे में अगर देखा जाए तो उस औरत की कोई अन्य हॉबी नहीं था, कोई अन्य शौक नहीं था। और शौक था तो सिर्फ क्या शौक था कि मैं जो हूं क्या पहनूं, वियरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन, आधुनिक डिजाइन का मैं ड्रेस पहनूं, इसके सिवा उस औरत के कोई अन्य हॉबी नहीं थे। और ये बात कहने में देख लो क्या कि किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं की गई है। तो आप क्या करोगे, सेंटेंस में आप क्या कहोगे, कोई एरर नहीं है, मतलब कौन सा पार्ट टिक आउट करोगे, ई वाला पार्ट टिक आउट करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। मतलब क्या हुआ, ये जो युवती है, ये जो यंग लेडी है, वो कहीं ज्यादा खूबसूरत है अपनी सबसे छोटी वाली बहन से, लेकिन वो उतनी कल्चर्ड नहीं है जितनी कि उसकी सबसे छोटी वाली बहन कल्चर्ड है। तो यहां पर देख लो क्या हुआ, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल। और जब ये मोर ब्यूटीफुल आपका कंपैरेटिव डिग्री में आ चुका है तो बगल में क्या लगाओगे, देन तो लगाओगे ना, देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर, लेकिन वो यंग लेडी उतनी कल्चर्ड नहीं है, वेल कल्चर्ड नहीं है जितनी कि उसकी सबसे छोटी वाली बहन है। तो यहां पर देख लो क्या हुआ, एक गुणों में बराबरी की गई है और एक गुणों में क्या है कि आधिक्यता दिखाई गई है। तो वो यंग लेडी अपनी छोटी वाली बहन से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जितनी वेल कल्चर्ड उसकी छोटी वाली बहन है उतनी वो वेल कल्चर्ड है नहीं। तो जो गुण ज्यादा दिखाएगा यहां पर देन लगा दिए, और जिसके सापेक्ष यहां पर देखो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आपने क्या किया है, सो प्लस एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, देयर आफ्टर एज, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपने रखा है। तो सिर्फ यहां पर आप देन प्लेस कर दो और सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हो आप, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या देख रहे हो कि मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर टॉल एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर।
यहां पर देखा जाए, अगर उस लड़के का भाग्य देखा जाए तो उसने ऐसी लड़की से शादी की जो लड़की अपनी बहन से ज़्यादा वो लंबी भी थी और अपनी छोटी वाली बहन से ज़्यादा वो खूबसूरत भी थी। तो यहाँ पर देख लो दोस्त, ये लवलियर जो बना है आपको लवली से बना है, और लवली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। इसका मतलब होता है आपको ब्यूटीफुल। अगर आप कहते हो, आपने गाना भी सुना होगा कमली कमली कमली, तो ये जो है कि कमली जो आप कह रहे हो, ये कमली जो है इसका भी मतलब क्या होता है? आपका ब्यूटीफुल होता है। इसका भी मतलब आपका ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर देख लो क्या है कि मच टू हिज फॉर्चून, अगर उसके भाग्य को देखा जाए तो उस लड़के ने शादी की ऐसी लड़की से जो लड़की अपनी छोटी वाली बहन की तुलना में ज़्यादा लंबी भी थी और ज़्यादा क्या थी? खूबसूरत भी थी। तो वो लड़की ज़्यादा लंबी और ज़्यादा खूबसूरत, मतलब क्या? वो दोनों ही प्रॉपर्टीज को आप कंपैरेटिव डिग्री में रखोगे ना। तो जब आपने, तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर आपने इस एडजेक्टिव को भी आपको कंपैरेटिव डिग्री में रखना होगा और इस एडजेक्टिव को भी आपको कंपैरेटिव डिग्री में रखना होगा। और यहाँ पर देख रहे हो लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी है और इसके बगल में देन भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आप मोर टॉल किए हो, ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। ये इनकरेक्ट क्यों हुआ? ये इनकरेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि इस एडजेक्टिव को हमें कंपैरेटिव डिग्री में रखना था और आप जान रहे हो कि ये टॉल जो है ये क्या है? आपके सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं। ये सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं। तो सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव्स को जब आप कंपैरेटिव डिग्री में ले जाते हो तो क्या करते हो? ईआर, और सुपरलेटिव में ले जाते हो तो ईएसटी ऐड करते हो। तो यहाँ टॉल का कंपैरेटिव क्या होना चाहिए? टॉलर होना चाहिए। और यहाँ पर आप मोर हटा करके सिर्फ यहाँ टॉल में ईआर लगा दो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट। लेकिन आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ गया होगा कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और देन प्लस पॉजिटिव डिग्री वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं, देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, तो वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं? जब दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच किसी भी प्रॉपर्टीज को लेके कंपैरिजन ना हो, बल्कि एक ही इंसान के दो प्रॉपर्टीज के बीच में जब कंपेयर होता है तभी जाकर के आप क्या करते हो? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री एंड देन प्लस पॉजिटिव डिग्री का आप इस्तेमाल करते हो। जैसे देख लो मैं लंबा भी हूँ, ठीक है, मैं लंबा भी हूं, अगर मैं कहता हूं मैं हैंडसम भी हूं, लेकिन इन दो गुणों में अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो आप क्या कहोगे? सर आप लंबा ज़्यादा हैं लेकिन हैंडसम कम है। तो इसका मतलब क्या? ये दोनों प्रॉपर्टीज किसके थे? ये मेरे ही थे। और इन्हीं दो प्रॉपर्टीज में मैं कंपेयर करके आपको क्या बतलाना चाह रहा हूँ? एक प्रॉपर्टीज अनदर के कंपेरिजन में क्या है? ज़्यादा है। तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम मोर टॉल देन हैंडसम। ऐसे केस में मैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और देन प्लस पॉजिटिव डिग्री को यूज करूंगा, लेकिन दो अलग अलग इंडिविजुअल था। अलग अलग इंडिविजुअल क्या था? एक वो लड़की थी, दूसरी उसकी छोटी वाली बहन थी, और इन्हीं दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखा गया कि लंबाई में भी वो ज़्यादा थी और खूबसूरती में भी क्या थी? अपनी छोटी वाली बहन से वो ज़्यादा थी। तो इसलिए दोनों एडजेक्टिव को हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में। इसके लिए आपने क्या किया कि मोर को हटा करके टॉलर किया और इस तरह से सेंटेंस आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? What pleases him more is a healthy criticism of his performance। मतलब क्या? वो कौन सी चीज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है? सेंटेंस मीनिंग क्या कहना चाहता है कि कौन सी चीज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है? तो वो चीज क्या है कि अगर उसके परफॉर्मेंस का अगर आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, आप मतलब क्या सकारात्मक अगर आप आलोचना करते हैं तो ये चीज उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्त, ये शब्द जो है क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज से बना है। क्रिटिसाइज का मतलब ये रखो कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं हुआ कि ऑलवेज हम निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, बल्कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बात कर सकते हो। पॉजिटिव आपके क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं तो निगेटिव क्रिटिसिज्म भी आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहोगे? व्हाट प्लीजेस हिम, यहाँ मोर नहीं दे करके बल्कि आप क्या करोगे? मोस्ट। कौन सी चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती है या खुश कर देता है? वो ये है कि अगर आप उसके परफॉर्मेंस का अगर आप पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म करोगे तो ये चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी देती है। तो यहाँ सेंटेंस डिमांड कर रहा है आपका सुपरलेटिव डिग्री, तो आप क्या करोगे कि मोर को रिप्लेस करके मोस्ट लिख दो और इस तरह से सेंटेंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। और एरर किस भाग में आएगा आपका? तो बी वाले पार्ट में आएगा। चलो अब ठीक इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या कहा जा रहा है कि नाउ-अ-डेज, देखो नाउ-अ-डेज का मतलब क्या हुआ? आजकल। नाउ-अ-डेज का मतलब क्या हो गया? आजकल। और इसी के बदले आप अगर यूज करना चाहोगे तो दीज डेज का भी प्रयोग कर सकते हो। दीज डेज कहो इन दिनों, या नाउ-अ-डेज आजकल। द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर।
आजकल जो है कि मौसम कैसा होता जा रहा है, मौसम ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर आज टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है तो कल 24 डिग्री हो जाए, आने वाले दिनों में 22 हो जाए, आने वाले इसी दिनों इसी तरह जो है कि टेम्परेचर जो है कि घटता चला जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेदर जो है आपका धीरे धीरे वो क्या होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे घट रहा है ये किस तरफ आपको इशारा कर रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये किसके तरफ इशारा कर रहा है आपको, ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रहा है, डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैंने आपको कह दिया था इस चीज़ को जहन में रखने के लिए आप क्या करना कि दो शब्द को हमेशा जहन में रखना, ER एंड ER, ER एंड ER एंड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर एंड मोर, और इसके बाद जो एडजेक्टिव रखोगे आप पॉजिटिव डिग्री में रख दो। ER एंड ER किस लिए, जब एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल होगा तो ER एंड ER लगा देना, ठीक है। तो क्या कहा गया कि नाउ-अ-डेज, इन दिनों मौसम इज गेटिंग, यहां पर देख लो कोल्ड एंड कोल्डर, कोल्ड एंड कोल्डर नहीं करोगे दोस्त, बल्कि आप क्या करोगे यहां पर कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर, कोल्डर एंड कोल्डर धीरे धीरे जो कि ठंडा होता जा रहा है। तो ठंडा होता जा रहा है तो यहाँ पर देख लो कोल्डर, कोल्ड क्या था सिंगल सिलेबल, इसके अंत में देखो ER लगाया मैंने, ER कंजंक्शन से कनेक्टेड है, ये भी देखो सिंगल सिलेबल, इसके अंत में भी ER लगा हुआ। तो आ गया ना आपका ER एंड ER। ये क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन को दिखाओगे तो ER एंड ER अगर एक से ज़्यादा सिलेबल होता तो फिर आप क्या करते हैं, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री में रख देते। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं हैंडसम होता जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम शाहरुख खान वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि ऐसा तो नहीं कि आज मैंने लगाया और कल मैं सुंदर हो जाऊंगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं सुंदर होता जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, ग्रेजुअली होगा ना। तो मैं क्या कहूँगा, आई एम ग्रोइंग, मैं क्या लिखूंगा, मोर एंड मोर हैंडसम, मोर एंड मोर हैंडसम, क्योंकि हैंडसम आपके मोर देन वन सिलेबल थे इसलिए आपने मोर एंड मोर में करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोल्ड के बदले अगर आप कोल्डर कर देते हो तो करेक्ट होगा, इस तरह से आप जज कर लो। या नहीं तो आप इस तरह से भी कह सकते हो कि सर जब कभी भी हम दो एडजेक्टिव्स को किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही एडजेक्टिव्स की डिग्री एक जैसे होते हैं, तो जब ये कोल्डर में है तो इसको भी तो चेंज करके आप कोल्डर करोगे, तो इस तरह से भी जज कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हम लोगों ने क्या क्या टैकल किया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहली कोशिश सेंटेंस का मीनिंग। ही ऑफन टेल्स अस दैट, वो अक्सर हम लोगों को कहता है कि दैट ही डजंट लाइक एनीथिंग मोर, वो किसी भी चीज को ज्यादा पसंद नहीं करता है, किस चीज के बजाय, मोर देन स्लीपिंग पीसफुली। वो अक्सर हम लोगों को कहता है कि मैं शांतिपूर्वक सोया रहूं, इस चीज से ज्यादा मैं किसी भी चीज को पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया है। He doesn't like anything more than sleeping peacefully। सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में किसी भी प्रकार के कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, सेंटेंस के ई पार्ट में आप टिक आउट करोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली। मैंने कहा था आपको, याद कर लो कि जब मैंने कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया था तो कहा था कि चाहे आपका कंपेरेटिवली हो या कि आपका रिलेटिवली हो, कंपेरेटिवली हो या रिलेटिवली हो, जिसका मतलब क्या होता है, तुलनात्मक रूप से। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। और भी अच्छी हिंदी कहोगे तो क्या कहोगे, इसी का मतलब होता है कतिपय, कतिपय, ठीक है। और इनके बाद आने वाला एडजेक्टिव आपका किस डिग्री का होता है, ये पॉजिटिव डिग्री का होता है। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं आपको। और ये बेटर आपका किस डिग्री में है, कंपेरेटिव डिग्री में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर हैज क्रेप्ट इनटू दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तब आपको क्या करना होगा, बेटर को चेंज करके यहाँ पर आप क्या कर दो, गुड कर दो, पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एरर हैज क्रेप्ट इनटू सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द आंसर विल बी बी। हो गया। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सी वॉज स्टार्ल्ड। देखो दोस्त क्या लिखा हुआ है, सी वॉज स्टार्ल्ड। स्टार्ल्ड का मतलब क्या हुआ, अमेज्ड। इसको आप कह सकते हो, स्टार्ल्ड का मतलब क्या हो, अमेज्ड, या कह सकते हो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, या कह सकते हो बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड, ठीक है। तो यहां पर देख लो कि सी वॉज स्टार्ल्ड, इसका मतलब क्या, वो आश्चर्यचकित रह गई। तो यहां पर देख लो क्या कि एक चीज और ध्यान में रखना, स्टार्ल्ड
जिस चीज को देख करके आश्चर्यचकित रहेंगे, अगर ये प्रीपोजिशन सेक्शन में होता तो इसके साथ क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। और सिमिलरली अमेज्ड के साथ भी क्या करिएगा, एट का प्रयोग करिएगा, सरप्राइज्ड के साथ भी एट का प्रयोग करिएगा, और यहाँ बिविल्डर्ड के साथ भी क्या करिएगा, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करिएगा। तो आप कह सकते हैं आई वॉज सरप्राइज्ड एट द पुअर रिजल्ट ऑफ माई सन, मतलब क्या हुआ, मैं अपने सन के पुअर रिजल्ट को देख करके सरप्राइज्ड रह गया। तो चलो इस तरीके से भी आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। She was startled to see in her drawing room a most popular film producer। अब याद करिए कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको कहा था कि मोस्ट का प्रयोग जब कभी भी होता है सेंटेंस में दो तरीके से होता है। मोस्ट का प्रयोग क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, और इसी मोस्ट का प्रयोग आप वेरी के अर्थ में भी कर सकते हैं अगर मोस्ट से पहले अगर आपने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। तो वेरी के दृष्टिकोण से भी हम पढ़ करके मीनिंग निकाल करके देखेंगे। अगर ये मीनिंगफुली आपको दे रहा है तो सेंटेंस में हम एरर नहीं निकालेंगे। अगर कंटेक्चुअली अगर ये मीनिंग नहीं कन्वे कर पा रहा है तभी जाकर के हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम एरर निकालेंगे। तो देख लो पढ़ करके क्या है कि शी वाज स्टार्ट टू सी इन हर ड्राइंग रूम अ मोस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर, मतलब क्या हुआ, अ मोस्ट पॉपुलर इज इक्वल टू वेरी पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर। वो लड़की अपने ड्राइंग रूम में एक बहुत ही सफल, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर को देख करके आश्चर्यचकित रह गई। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस मीनिंगफुली कन्वे कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसे कौन सा पार्ट टिक आउट करोगे, ई वाला पार्ट टिक आउट करोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स। यहां देखो आपको नजर पड़ ही गया, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स। तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर देख लो कि मोस्ट अदर्स कभी भी नहीं लिखा जाता है दोस्त, ऑलवेज जो लिखा जाता है क्या लिखा जाता है, ओनली मोस्ट अदर लिखा जाता है। सिर्फ मोस्ट अदर लिखा जाता है, कभी भी मोस्ट अदर्स नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट 2 है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट 2 है ये उस सेक्शन में आता है। और ये देखो ये बना सेंटेंस कैसे, अगर हम कहते हैं महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर देखो अगर सेंटेंस में वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, जब इसको आप कंपैरेटिव में बनाते हो तो क्या होता है, महात्मा गांधी वाज, ठीक है। अब यहां वन ऑफ हटा दो, दी हटा दो, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और ये वन ऑफ दी वाला था, इसीलिए आप क्या करोगे, एनी अदर या ऑल अदर नहीं लगाओगे, बल्कि क्या करोगे, ग्रेटर देन मोस्ट अदर मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये यहां से इसका डिराइवेशन हुआ है। और यहां पर देखो क्या है कि मोस्ट अदर का प्रयोग होता है, मोस्ट अदर्स का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो यहां आपको मोस्ट अदर्स दिख रहा है, इनमें से एस को हटा दोगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मतलब अभी आपको हटाना तो नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, टिक आउट करना कि किस भाग में एरर है। आप क्या कहोगे, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एरर है आपका। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में है, नो वन, देखिए, नन कैन बिलीव दैट, कोई भी यकीन नहीं कर सकता है कि रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव्ड टू नो इट। रमेश इस बात को जान करके, ठीक है, दुखी होना चाहिए, लेकिन दुखी से ज्यादा वो क्या हुआ, खुश हुआ। अगर मान लो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर कोई आकर के ये इन्फॉर्म करता है कि आपके प्रियजन जो आपके मित्र थे वो दुर्घटना के शिकार हो गए, तो जरा सोच के देखो, अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये सूचना मुझे मिलते ही मैं क्या परेशान हो जाऊंगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन किसी ने क्या कहा कि जानते हो कि जब तुम्हारे दुर्घटना की खबर जा करके मैंने तुम्हारे दोस्त को दी, तो वो ये रखोगे कि तकलीफ फील करने की बजाय वो ज्यादा खुश हो गया। तो उसी बारे में कह रहा कि ये कोई बिलीव नहीं कर सकता इस बारे में। तो यहां पर देख लो क्या हुआ कि नन कैन बिलीव दैट, कोई भी इस बात को यकीन नहीं कर सकता कि रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीव टू नो इट। इस बात को जान करके रमेश
तकलीफ महसूस करने के बजाय ज्यादा खुश हुआ, तो मतलब क्या हुआ, रमेश के ही दो प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री एंड देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो क्या करोगे, नन कैन बिलीव दैट रमेश इज, ठीक है, रमेश इज मोर हैप्पी देन ग्रीव्ड टू नो इट। तो यहां पर क्या करोगे, हैप्पियर नहीं करोगे, बल्कि रमेश ही कभी खुश हुआ है, रमेश ही कभी तकलीफ महसूस किया है। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल तो नहीं थे, एक ही इंडिविजुअल थे। तो क्या करोगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो सिर्फ आप हैप्पियर को हटा करके क्या कर लो, मोर हैप्पी कर लो और सेंटेंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। और जब तक नहीं करते हो तब तक एरर किस पार्ट में है, सेंटेंस के सी पार्ट में आपका एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, दिल्ली इज फार बेटर देन, अब यहां पर देखो, दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर देखो क्या हुआ कि भारत के महानगर की तुलना पाकिस्तान के महानगर से की जा रही है, दो डिसिमिलर एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि एनी के साथ ऐसे केस में आप क्या करोगे, अदर का प्रयोग आप नहीं करोगे। जब आप अदर का प्रयोग नहीं करोगे तो यहां से अदर को हटा दो और इसके बाद क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और एरर किस में निकलेगा, बी पार्ट में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग। सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम्हारे द्वारा किए गए सारे प्रयास जो हैं वो कैसे रहे, डेयरिंग रहे, मतलब क्या, साहसिक रहे हैं, साहस से भरे हुए रहे हैं। बट दिस वन इज सर्टेनली, लेकिन ये वाला जो प्रयास है वो अवश्य ही कैसा प्रयास था, द मोर डेयरिंग। तो मतलब क्या हुआ, वो कहीं ज्यादा जो है कि क्या था, कि साहसिक था। तो यहां पर देख लो, सबसे पहला क्लू आपको क्या मिल गया कि आप जानते हो कि ऑल का प्रयोग किसके लिए होता है, मोर देन टू के लिए होता है, मोर देन टू के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो प्रयास किए हैं, आपने दो प्रयास नहीं किए बल्कि दो से ज्यादा आपने एफर्ट लगाए हैं, दो से ज्यादा बार आपने कोशिश की। तो आपके सारे प्रयास जो हैं क्या रहे हैं, साहस से भरे हुए रहे हैं। लेकिन इस बार जो आपने प्रयास किया ना, ये वाला प्रयास इन सभी प्रयासों की तुलना में सबसे ज्यादा क्या था, साहस भरा था। तो मतलब क्या हुआ, दो से ज्यादा में से सुपीरियरिटी को दिखाइएगा तो आप क्या करेगा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लीजिएगा ना, तो आप क्या करेगा, मोर डेयरिंग नहीं करके बल्कि क्या करिएगा, मोस्ट डेयरिंग कर दीजिए और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला पार्ट ये हुआ, बी और ये सी और ये है आपका डी वाला पार्ट। तो एरर किस पार्ट में निकलेगा, डी वाले पार्ट में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है, देखो सेंटेंस के मीनिंग को देखो, दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 5 मिनट्स। मतलब क्या हुआ, 5 मिनट के अंदर मैंने जितने भी सवाल बनाए हैं उन सभी सवालों में से ये वाला सवाल जो है कि सबसे ज्यादा क्या था, कि कठिन था। तो यहां पर देख लो क्या कि पिछले 5 मिनट में मैंने जितने सवाल बनाए हैं, तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि आपने बनाए कितने सवाल 5 मिनट में। तो मैंने आपको पहले ही कह रखा था, जब कभी भी नंबर आपका डेफिनिट ना हो, इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट नंबर को हमेशा हम लोग क्या मान करके चलते हैं, मोर देन 2 मान करके चलते हैं। और यहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, मोर देन 2 मानेंगे। तो मतलब क्या हुआ, 5 मिनट के अंदर मैंने जो सवाल सॉल्व किए हैं, इसका मतलब 2 से ज्यादा सवाल मैंने सॉल्व किए हैं। और उन सवालों में से सबसे ज्यादा सवाल डिफिकल्ट कौन था, यही वाला था। तो 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करिएगा तो एडजेक्टिव किस डिग्री का होगा, सुपरलेटिव डिग्री का होगा। तो देखो कहाँ है, दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम नहीं करोगे बल्कि आप क्या करोगे, मोस्ट डिफिकल्ट सम कर दो, मोस्ट डिफिकल्ट सम कर दो। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा और एरर जो निकलेगा सेंटेंस के बी वाले पार्ट में एरर निकलेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि he failed to find out the solution to all the problems। मतलब क्या, सभी समस्याओं के निदान ढूंढ पाने में वो असफल हो गया। ठीक है, डिस्पाइट हिज थोरोली स्टडी ऑफ द बुक। मतलब क्या हुआ, उसने किताब का समुचित अध्ययन किया था, थोरोली अध्ययन किया था, फिर भी वो इन सभी समस्याओं के सॉल्यूशन ढूंढ पाने में असफल हो गया। चलो सेंटेंस का मीनिंग निकल गया। अब देखेंगे कि इस मीनिंग को कन्वे करने में उन्होंने गलती क्या कर दी है ग्रामेटिकली, अब उन पे हम फोकस करते हैं। He failed to find out the solution to all the problems despite his, अब यहां पर देखो क्या कि thoroughly स्टडी यहां पर क्या है, नाउन, यहां पर नाउन है। इससे पहले जो आपको जरूरत है एक एडजेक्टिव की जरूरत है, और thoroughly तो आपका क्या है, एडवर्ब है। तो इनमें से एलवाई हटा दो ना, इनमें से एलवाई हटा दोगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो आप क्या यहां पर लिख दोगे, थ्रू स्टडी ऑफ द बुक।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सिर्फ आपको चेंजेस करना है, थोरोली से थोरो कर दो और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एरर किस भाग में है, ए बी यानी सी भाग में आपका क्या है, एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या करोगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम साइंस हैज गिवन अस अ लॉट। इसका मतलब क्या, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है। येट लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर पेनफुल, लेकिन फिर भी हमारा जीवन जो है कहीं ज़्यादा कष्टकर होता चला जा रहा है। मतलब विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी आज हम इंसानों का जीवन जो है कि कष्टमय होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ग्रेजुअली जो है कि ये इसकी इंटेंसिटी, पेनफुलनेस की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ठीक है, मोर, यहाँ पर देखो क्या है कि मोर एंड मोर पेनफुल, पेनफुल क्या था आपका, मोर देन वन सिलेबल था, और यहाँ पर देखो ग्रेजुअली ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक से ज़्यादा सिलेबल वाले के साथ, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर एंड मोर प्लस एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, तो ये तो लिखा हुआ है ही है। अगर ये मोर देन वन सिलेबल नहीं होता तो फिर यहीं पर आप कौन सा स्ट्रक्चर अपनाते, ई आर एंड ई आर। और इस तरीके से देखा जाए तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, इसीलिए आप कौन सा पार्ट चुनोगे, ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस, रमेश इज एज गुड आई। तो यहां पर देख लो दोस्त, ये तो देखते ही बता दोगे कि रमेश इज एज गुड एज। जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले अगर आपने एज का प्रयोग कर दिया है तो इस तरफ तो आपको एज का प्रयोग करना ही है। तो देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि रमेश इज एज गुड एज आई इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब। मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर यहां पर देखो रमेश जो है इज एज गुड एज आई, रमेश कम से कम उतना अच्छा है जितना कि मैं हूं। इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब, अगर वो जो है कि उस लायंस क्लब के अन्य मेंबर की तुलना में ज़्यादा अगर वो अच्छा नहीं है तो कम से कम मेरे जितना अच्छा तो है ही है। तो एक गुणों में बराबरी हुई, दूसरे में क्या है, कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन हुआ तो बेटर के साथ देना है, और यहाँ जब बराबरी हो रहा है तो क्या करोगे, एज एज या सो एज का एक्सप्रेशन रखोगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो एज एज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंटेक्स्ट में जाएगा, सिर्फ आप एज लगा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी एरर किस पार्ट में है, आपके ए वाले पार्ट में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो कि ही फेल्ट हैप्पीली, ठीक है, ही फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दैट हिज यंगर ब्रदर हैड गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब इन द बैंक। मतलब क्या हुआ, उन्होंने खुशी महसूस की कि उसके छोटे भाई को एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल गई है, और किस डिपार्टमेंट में मिल गई है, बैंक में एक प्रतिष्ठित नौकरी उसे प्राप्त हो गई है। चलो सेंटेंस का मीनिंग तो हम ये समझ गए। तो ही फेल्ट हैप्पीली, उसने जो है कि खुशी महसूस की या खुशी पूर्वक महसूस की। तो मैंने कहा था कि कोपलर वर्ब की श्रेणी में, कोपलर वर्ब की श्रेणी में, कोपलर वर्ब की श्रेणी में मैंने आपको कहा था, चाहे वो फील हो, चाहे वो आपका स्मेल हो, चाहे वो आपका मेक हो, टेस्ट हो, टर्न हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव्स को रखते हैं, न कि एडवर्ब को रखते हैं। और हैप्पी क्या था आपका, हैप्पी तो आपके क्या थे, हैप्पी आपके एडजेक्टिव हैं, हैप्पी आपके एडजेक्टिव हैं। और जब आप इसमें एल वाई जोड़े तो ये तो एडवर्ब बन गया, लेकिन जरूरत तो आपकी किसकी थी, हैप्पी की जरूरत थी, यानी एडजेक्टिव की जरूरत थी। तो इनमें से एल वाई हटा दो आप, बल्कि क्या लिखोगे, हैप्पी लिखोगे, हैप्पी लिखोगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ही फेल्ट हैप्पी, मतलब क्या, उसने खुशी महसूस की ये जान करके कि उसके भाई को एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल गई है बैंक में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस पार्ट में एरर निकालोगे तो फर्स्ट पार्ट में आप एरर निकाल दोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो क्या कहा जा रहा है, द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग यूजफुल प्लान्स। जो प्रिंसिपल होते हैं, जो प्रधानाचार्य होते हैं, उसके पास ग्रेट पावर होता है कि वो यूजफुल प्लान्स बना सके, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या कहा जा रहा है, बट द प्रोफेसर्स हैव इवन ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉइल देम। देखो यहां दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, एक आपके प्रोफेसर्स के बीच और एक आपके प्रिंसिपल के बीच। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल के पास ग्रेटर पावर होते हैं कि वो यूजफुल प्लान बनाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर किसके पास होता है, प्रोफेसर्स के पास होता है कि कैसे उस योजना को हमें नाकाम करना है, उसे बर्बाद करना है। तो मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन हो रहा है। जब कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर देखो ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स, लेकिन प्रोफेसर्स के पास क्या है, इवन यहाँ ग्रेटेस्ट नहीं करोगे बल्कि क्या करोगे, ग्रेटर।
ग्रेटर एबिलिटी टू फॉइल देम। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करोगे आप, बस यहाँ पर आपको ग्रेटर कर देना है और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी क्या हुआ, एरर किस पार्ट में है, तो डी वाले पार्ट में है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग दोस्त डिस्कस करते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ करके देखो क्या है, 44 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 45, सॉरी 44 क्वेश्चन ही थे इस स्लाइड में हम लोगों के। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स को हम लोगों ने क्या किया, कंसेप्चुअली सारी इंफॉर्मेशन माइंड में इनकलकेट किया, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी इससे पहले वाले स्लाइड में आपने सॉल्व किया। इस सेशन में आपने क्या देखा कि एरर टाइप के जो क्वेश्चंस थे किस तरह से सॉल्व किए जाने चाहिए, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगले स्लाइड में आप देखोगे इसी चैप्टर से जो लास्ट एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जो सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक है, एसएससी है, चाहे वो क्लरिकल कैडर हो या कि आपका ऑफिसर कैडर हो, अब उन क्वेश्चंस को मैं देखूंगा, आप बड़े आसानी से उसे बनाओगे। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज इस सेशन को हम लोग सम अप करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।